इस विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस प्लेन में बमबारी किया गया था जिससे प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह बम जहाज पर कैसे आया और इस चीज के पीछे किसका हाथ था। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार था। यह वह व्यक्ति है जो एयर इंडिया की साजिश के पीछे मुख्य अपराधियों में से एक था। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि तलविंदर सिंह परमार कौन था। दरअसल तलविंदर सिंह परमार एक सिख था जो एक बाबर खालसा नाम के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मेंबर था। यह ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय सिख आतंकवादी संगठन है जिसका लक्ष्य मूल रूप से भारत के पंजाब क्षेत्र में एक सिख धार्मिक जातीय राज्य की स्थापना करना है। इस ग्रुप द्वारा किए गए आंदोलनों को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह स्पष्ट है और कहने की भी जरूरत नहीं है कि बाबर खालसा सिख समाज के प्रतिनिधि नहीं है। बाबर खालसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप न केवल भारत बल्कि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में भी संचालित है। यह समूह विशेष रूप से 1980 के दशक में कई बम विस्फोट और हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। तलविंदर सिंह परमार 1982 में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ संपर्क में था। इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो से शिकायत की थी कि कनाडा भारत में हमले करने वाले आतंकवादियों के लिए जगह बन चुका है। इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे तलविंदर सिंह परमार, जो पहले से ही कैनेडियन अधिकारियों की निगरानी में था, उसे भारत भेज दिया जाए क्योंकि उसने 2 भारतीय पुलिस अधिकारियों की हत्या किया था। लेकिन कनाडा की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 1983 में तलविंदर सिंह परमार को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1 साल बाद ही उसे 1984 में रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद वह कनाडा लौट आए। 1984 आते आते बाबर खालसा ग्रुप और भारतीय अधिकारियों के बीच लड़ाई तेज हो गई थी। 1984 में अब तक की सबसे बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर एयर इंडिया के कई यात्री विमानों पर बमबारी किया। बम विस्फोट होने से लगभग 1 वर्ष पहले तलविंदर सिंह परमार ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था। तलविंदर सिंह परमार वैंकूवर द्वीप पर स्थित डंकन शहर गया, जहां से उसने इस बॉम्बिंग प्लान के लिए बाबर खालसा के एक अन्य सहयोगी से मुलाकात की जिसका नाम इंद्रजीत सिंह रयात था। वह पेशे से एक कार मैकेनिक था, लेकिन वह बम बनाना भी जानता था। परमार ने इंद्रजीत सिंह से अनुरोध किया वे उसके लिए एक विस्फोटक बनाए जिसे एक साधारण से दिखने वाले सूटकेस में छुपाया जा सके। इंद्रजीत सिंह मान गया और उसने बम बनाने का काम शुरू कर दिया। अब तलविंदर सिंह परमार को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो प्लेन में बम से भरे सूटकेस को जाकर रख दे। इसके लिए तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा में रह रहे एक व्यक्ति से संपर्क किया जो कनाडा में मौजूद कैलगरी नाम के शहर में रहता था। उस आदमी का नाम जेरी बुद्रेओ था। वह उस समय का एक कुख्यात अपराधी था जिसने जेल के अंदर और बाहर काफी समय बिताया था। तलविंदर सिंह परमार ने जेरी बुद्रो को प्लेन में बम रखने के लिए $2 लाख देने की पेशकश की, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया और वह आदमी उल्टा पुलिस के पास चला गया। लेकिन तलविंदर सिंह परमार ने एक ऐसा आदमी खोज ही लिया जिसने 22 जून 1985 को वैंकूवर एयरपोर्ट पर मौजूद प्लेन में बम से भरा सूटकेस को रख दिया। वह आदमी कौन था, इसके बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। तलविंदर सिंह परमार की गतिविधियों पर पुलिस नजर रखी हुई थी, यहां तक कि उसका फोन को भी टैप कर लिया गया था। उसकी हरकतों पर कड़ी नजर रखने से उन्हें पता चल गया कि वह इंद्रजीत सिंह नाम के आदमी से लगातार कांटेक्ट में था जो उसके लिए बॉम्ब बना रहा था, जिसकी वजह से पुलिस अब न केवल तलविंदर सिंह परमार बल्कि इंद्रजीत सिंह पर भी सख्त नजर रखे हुई थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं किया। 8 मई 1985 को अपने बॉम्ब को बनाने के लिए जरूरी सामानों को खरीदने के लिए इंद्रजीत सिंह ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद एक रेडियो की दुकान से एक कार बैटरी, डायनामाइट स्टिक टाइमर और ब्लास्टिंग कैप भी खरीदा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था कि डायनामाइट का इस्तेमाल प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए किया गया था। 1955 में भी ठीक इसी प्रकार यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 629 के अंदर 22 वर्षीय जैक ग्राहम द्वारा बमबारी किया गया था। इंद्रजीत सिंह ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बॉम्ब बनाए थे, क्योंकि उसे 2 प्लेनों में ब्लास्ट करवाना था। 22 जून 1985 को कैनेडियन
पैसिफिक एयरलाइंस की 2 बिजनेस क्लास की स्टैंड बाय आउटगोइंग फ्लाइट्स की जर्नी टिकट बुक की गई। उन लोगों ने जानबूझकर बिजनेस क्लास की स्टैंड बाय फ्लाइट की टिकट बुक की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बिजनेस क्लास में यह सुविधा दिया जाता है कि पैसेंजर का लगेज खुद ब खुद वर्कर्स द्वारा इसे एक प्लेन से दूसरे कनेक्टिंग प्लेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें खुद प्लेन में ट्रेवल नहीं करना था, बल्कि उन्हें केवल अपने बम से भरे हुए सूटकेस को सक्सेसफुली एयर इंडिया के प्लेन तक ट्रांसफर करवाना था। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और होता भी वैसे ही है। लगेज को सक्सेसफुल कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट में वर्कर्स द्वारा लोड कर दिया जाता है, और उसके बाद उसे कनेक्टिंग फ्लाइट, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने 2 टिकट बुक की थी, पहला वैंकूवर से टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट के लिए और दूसरा वैंकूवर से टोरंटो के लिए। वैंकूवर से टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एक बॉम्ब से भरे हुए सूटकेस को वर्कर्स द्वारा एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में ट्रांसफर किया जाना था, जो टोक्यो से चलकर बैंकॉक और फिर दिल्ली जाएगी, और दूसरा सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद टोरंटो एयरपोर्ट पर मौजूद कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के प्लेन से वर्कर द्वारा सूटकेस को एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में ट्रांसफर किया जाना था। एयर इंडिया की फ्लाइट 181 को टोरंटो से होते हुए मॉन्ट्रियल जाना था, और फिर वहां से लंदन के लिए ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट भरनी थी। लंदन में इसका नाम एयर इंडिया फ्लाइट 181 से फ्लाइट 182 रख दिया गया, जो दिल्ली और अंत में मुंबई तक जाएगी। 22 जून 1985 की सुबह एम सिंह के नाम के तहत किसी अज्ञात व्यक्ति को सुबह वैंकूवर एयरपोर्ट पर ले जाया गया। अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो आदमी कौन था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस वाहन से यह अज्ञात व्यक्ति एयरपोर्ट पर आया था, उस वाहन का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत सिंह ही था। उस दिन शनिवार था और एयरपोर्ट काफी व्यस्त था। टोरंटो से जो एयर इंडिया का प्लेन मॉन्ट्रियल से होते हुए लंदन और फिर मुंबई तक जाएगा, उस प्लेन का टिकट एम सिंह नाम से बुक किया गया था। एम सिंह से आखिरी बार पूछा गया कि क्या वे योजना बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। एम सिंह को वैंकूवर एयरपोर्ट पर जिनी एडम्स द्वारा चेकिंग के लिए आगे बुलाया गया। मिस एडम्स वास्तव में उस दिन एक अन्य स्टाफ मेंबर के लिए काम कर रही थी, क्योंकि वह उस दिन ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। उन्होंने देखा कि टोरंटो में कनेक्टिंग एयर इंडिया की फ्लाइट के लिए एम सिंह का रिजर्वेशन एक स्टैंड बाय रिजर्वेशन था। इसका मतलब यह था कि एम सिंह केवल सीट उपलब्ध होने पर ही विमान से जाएंगे, वरना नहीं स्टैंड बाय रिजर्वेशन होने के चलते ये कंफर्म नहीं था कि एम सिंह को प्लेन में सीट मिलेगा या नहीं। इसीलिए काउंटर पर मौजूद स्टाफ मेंबर ने उनके सूटकेस को फ्लाइट में ट्रांसफर करने से रोक दिया। पर एम सिंह के बार बार कहने पर कि उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया है, स्टाफ मेंबर मान गई। बिजनेस क्लास का टिकट होने के कारण उनके सूटकेस को वर्कर्स द्वारा प्लेन में रखा जाएगा, और फिर उसे कनेक्टिंग फ्लाइट, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें भी वर्कर्स के द्वारा ही ट्रांसफर किया गया। एम सिंह का वास्तव में उस यात्रा को करने का कोई इरादा नहीं था। उनका वास्तविक इरादा बैग को सफलतापूर्वक फ्लाइट में लोड करवाना था, और होता भी वही है। बम से भरे हुए सूटकेस को वर्कर्स द्वारा प्लेन में लोड कर दिया जाता है और एम सिंह वैंकूवर एयरपोर्ट को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद एम सिंह को आज तक कभी भी दोबारा देखा नहीं गया। इस घटना के होने के कुछ समय बाद उस स्टाफ मेंबर से इंटरव्यू किया गया, जिसमें उसने बताया कि 25 से 35 वर्ष की उम्र का एक भारतीय व्यक्ति एम सिंह के नाम से एयरपोर्ट पर आया था, जिसके लंबे काले बाल और चमकती आंखें थीं। उस समय वैंकूवर एयरपोर्ट पर बैगेज एक्सरे मशीन न होने के कारण वर्कर्स को यह पता नहीं चल सका कि सूटकेस में असल में क्या मौजूद है। बम से भरे हुए सूटकेस को कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 060 में लाद दिया गया, जो वैंकूवर से टोरंटो जाएगी। विमान में सवार यात्री, ग्राउंड हैंडलर और पायलट, किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सूटकेस में क्या है और यह आने वाले कुछ घंटों में कितना बड़ा तबाही लाने वाला है। विमान वैंकूवर एयरपोर्ट से सुबह 9:18 पर टोरंटो की ओर रवाना हुआ। यह ट्रिप लगभग 7 घंटे का था, जिसमें इसे लगभग 3,360 किलोमीटर कवर करना था। अभी तक तो बात हो रही थी पहले सूटकेस की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इंद्रजीत सिंह ने एक नहीं बल्कि 2 बम बनाए थे। एक बम को कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 060 में लाद दिया गया, और अब बारी थी दूसरे सूटकेस की। इस सूटकेस को उसी दिन दोपहर में एक अज्ञात आदमी द्वारा वैंकूवर एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाता है।
इस अज्ञात आदमी का टिकट एल सिंह नाम से बुक किया गया था और यह भी एक बिजनेस क्लास का स्टैंड बाय रिजर्वेशन टिकट था। पहले सूटकेस की तरह दूसरे सूटकेस को भी कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 में लोड कर लिया जाता है और कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 दोपहर के 2:40 पर वैंकूवर एयरपोर्ट से टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। इस ट्रिप में इसे 7,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 एक लंबी नॉन स्टॉप ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट थी, इसीलिए यह कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 006 थी जो अपने गंतव्य पर सबसे पहले पहुंची। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 4:22 पर विमान 12 मिनट देरी से टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब विमान खड़ा हुआ तो सामान संभालने वालों ने आने वाले बैगों को छांटने के साथ साथ उन्हें एयर इंडिया के प्लेन में ट्रांसफर का काम भी शुरू किया। चेक इन एजेंट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में जाने वाले सभी बैग की जांच की। उस सूटकेस को भी एयरपोर्ट के बैगेज सिस्टम के माध्यम से पास कराया गया और ट्रॉली में भरकर एयर इंडिया के प्लेन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि चेकिंग एजेंट ने इस बम से भरे हुए सूटकेस को क्यों नहीं पहचाना, जबकि टोरंटो एयरपोर्ट पर बैगेज एक्सरे मशीनें थीं और वे आमतौर पर सामान के हर टुकड़े को स्कैन करती थीं। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन दोपहर के बाद बैगेज एक्सरे सिस्टम खराब हो गया था। हालांकि एयर इंडिया पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बढ़ाया गया था, जिसके कारण एयर इंडिया के विमानों में जाने वाले सभी बैगों की जांच करना आवश्यक था। इसीलिए टोरंटो में एयरलाइन कर्मचारियों ने विस्फोटक कर्मचारियों के लिए बैगों की स्क्रीनिंग करने का एक विकल्प तैयार किया। उन्होंने एयर इंडिया के प्लेन में जाने वाले सभी बैगों को एक एक करके सेंसर डिवाइस के मदद से स्कैन किया। लेकिन इस सेंसर सिस्टम को सही से समझ न पाने के कारण सेंसर सिस्टम के लगातार बीप होने के बाद भी कर्मचारियों ने बम से भरे हुए सूटकेस को खोलकर नहीं देखा और उसे आगे जाने की अनुमति दे दिया, जो कि बहुत ह्यूज मिस्टेक था। अगर एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने सूटकेस को सही तरीके से स्कैन किया होता तो यह दुर्घटना कभी भी नहीं होता। सारे लगेज जो कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट से एयर इंडिया के फ्लाइट में ट्रांसफर किए गए थे वह कॉकपिट के नीचे मौजूद कंपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से रख दिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं एयर इंडिया के इस विमान के बारे में। यह विमान 7 साल पुराना बोइंग 747 था, जिसे 1978 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। इस विमान का नाम एयर इंडिया ने सम्राट कनिष्क रखा था। यह विमान अच्छी स्थिति में था और कोई भी समस्या दर्ज नहीं की गई थी। एयर इंडिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फ्लाइट क्रू द्वारा इस ट्रिप को पूरा किया जाएगा। इस एयर इंडिया प्लेन के कैप्टन 56 इयर्स ओल्ड हंसे सिंह नरेंद्र थे। वह एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे, जिन्होंने 30 साल से अधिक समय इस फील्ड में पायलट के रूप में बिताया था। राइट साइड के सीट पर कैप्टन रैंक के 41 इयर्स ओल्ड एक और पायलट थे, जिनका नाम सतविंदर सिंह भिंडर था। हालांकि वह एक कैप्टन थे, लेकिन वह आज शाम की फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। फ्लाइट क्रूज के तीसरे मेंबर फ्लाइट इंजीनियर 57 ईयर ओल्ड दारा दुमाशिया थे। इसके अलावा इस प्लेन में 19 फ्लाइट अटेंडेंट और 307 पैसेंजर मौजूद थे। विमान में अधिकांश परिवार थे जो अपने घर वापसी के लिए यात्रा कर रहे थे। स्थानीय समय के अनुसार रात के 8:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 181 1 घंटा 40 मिनट की देरी से टोरंटो के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। उनका अगला स्टॉप मॉन्ट्रियल था। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर विमान लगभग 9 बजे रात में पहुंचा, जहां से प्लेन में कुछ और पैसेंजर और उनके सामान को प्लेन में लोड किया गया। प्लेन रात के 10:18 पर मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ किया। यह प्लेन अब अगले कई घंटों के लिए आखिरी बार आसमान में फ्लाइट भरेगा। एयर इंडिया का यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से फ्लाई करते हुए अपने अगले स्टॉप की ओर जाएगा, जो कि लंदन में मौजूद हीथ्रो एयरपोर्ट है। पायलट मॉन्ट्रियल से हीथ्रो एयरपोर्ट के यात्रा के लिए लगभग आधे हिस्से के लिए कनाडाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहेंगे और आधे हिस्से के लिए शानविक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहेंगे। शानविक एक महासागरीय क्षेत्र है। इसका उपयोग हर दिन पूर्व की ओर फ्लाइट भरने वाली दर्जनों ट्रांस अटलांटिक हवाई जहाजों द्वारा किया जाता है। प्लेन इस समय 31,000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहा था। प्लेन में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे, लेकिन ग्रह के दूसरी तरफ एक पूरी तरह से अलग कहानी सामने आने वाली थी। टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर वैंकूवर से आने वाली कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की
फ्लाइट 003 2:40 एयरपोर्ट पर लैंड करता है। विमान को टर्मिनल 1 पर ले जाया जाता है और सामान को विमान से उतारने वाले लोग काम पर लग जाते हैं और उसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 301 मौजूद है जो बैंकॉक के रास्ते दिल्ली के लिए फ्लाई करेगा। वह अपनी यात्रा के लिए तैयार था। यह वही एयर इंडिया का प्लेन है जिसमें दूसरे सूटकेस को ट्रांसफर करवाना था, जिसका टिकट एल सिंह नाम से बुक किया गया था। सारे बैग्स को कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट 003 से अनलोड किया जाता है और सॉर्टिंग रूम में ले जाया जाता है। बैग को टोक्यो में पहुंचे हुए अब 40 मिनट हो चुके थे। दोपहर के 3:19 पर सूटकेस में रखा हुआ टाइम बम अचानक से फट जाता है, जिसके कारण एडी हारो कोडा और हिडो असानो नाम के 2 वर्कर्स की तुरंत मौत हो जाती है और 4 अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं। आतंकवादियों ने अनुमान लगाया कि बम अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में ब्लास्ट हो गया होगा, लेकिन उनकी कैलकुलेशन में चूक के कारण यह बम नरीटा एयरपोर्ट पे ही ब्लास्ट हो गया, जबकि इसे एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में ब्लास्ट करवाने के लिए प्लान किया गया था। अगर यह बम एयर इंडिया की प्लेन में फटा होता तो विमान में सवार 177 लोगों की जान चली गई होती। एयरपोर्ट पर बॉम्ब फटने की खबर तेजी से दुनिया भर में फैल गई, लेकिन हवा में मौजूद एयर इंडिया की फ्लाइट 182 के पायलटों को इसके बारे में कोई खबर नहीं मिला और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी आदमी द्वारा बनाया गया दूसरा टाइम बम कुछ ही घंटों बाद इस प्लेन को तबाह कर देगा। सुबह के 6:30 पर और यूटीसी समय 7:30 पर फ्लाइट 182 शनविक समुद्री क्षेत्र को पार करने वाली थी। वे अब यूरोप की तरफ आगे जा रहे थे। सुबह 7:47 पर फ्लाइट शनविक रीजन को पार कर गई। ठीक 8 बजे फ्लाइट क्रू ने इंटरकॉम सिस्टम पर कॉल किया। फ्लाइट अटेंडेंट जमशेद डेंशो ने फोन उठाया। इसके बाद बातचीत हुई, जिसमें विमान के रो नंबर 54 में बैठे एक परिवार ने अनुरोध किया कि उनका छोटा बच्चा कॉकपिट को देखना चाहता था। पायलटों ने लगभग 15 से 20 मिनट रुकने के लिए कहा, लेकिन बच्चे का कॉकपिट देखने का सपना उसके जिंदगी का आखिरी सपना बनकर रह गया। लगभग 5 मिनट बाद 8:06 पर उन्होंने शैनन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 के पायलट ने माइकल क्विन नाम के कंट्रोलर से कम्युनिकेट किया। कंट्रोलर ने फ्लाइट 182 को एक ट्रांसपॉन्डर स्क्वाव कोड दिया, जो यह पहचानने में मदद करेगा कि रेडार डिस्प्ले पर कौन सी रेडार इको है। वास्तव में आयरलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट पर, जहां पर यह एयर इंडिया की फ्लाइट अभी मौजूद है, इस क्षेत्र में कुछ अन्य विमान भी अलग अलग ऊंचाई पर और अलग अलग गति पर एक ही दिशा में जा रहे थे, जिसके कारण कंट्रोलर माइकल क्विन को अपने रडार पर इन सभी विमानों का निरीक्षण करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने फ्लाइट 182 को वेपॉइंट और एयरवेज की एक सीरीज के माध्यम से लंदन की ओर जाने के लिए कहा। 8:09 पर ट्रांसपॉन्डर कोड की पुष्टि करने के बाद कंट्रोलर क्विन का एयर इंडिया के विमान के साथ संपर्क खत्म हो गया। 8:19 पर, यानी कि अब से लगभग 1 मिनट बाद ही सूटकेस में रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट कर जाएगा। टाइम बॉम्ब पर चल रहा टाइम अब 0 पर पहुंचने वाला था और फ्लाइट डेक पर विस्फोट होने वाला था। पायलटों ने अपना ध्यान वापस अपने कागजी काम की ओर लगाया और फ्लाइट इंजीनियर दारा डुमासिया ने कस्टम फॉर्म्स को चेक किया। कंट्रोलर के रडार स्क्रीन पर सिग्नल और टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर दिख रहे थे, क्योंकि उस एरिया में कई सारे प्लेन फ्लाई कर रहे थे, जिससे रडार को रीड करना और मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद जब कंट्रोलर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि एक विमान रडार स्क्रीन से गायब हो चुका है। रडार स्क्रीन पर TWA कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट और स्विस एयरलाइंस की प्लेन मौजूद थी, पर रडार स्क्रीन से एयर इंडिया की फ्लाइट 182 गायब हो चुकी थी। ठीक 8:14 और 1 सेकंड पर आयरलैंड के गांव से 190 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन के ऊपर प्लेन में बहुत तेज विस्फोट होता है, जिसके कारण विमान अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक ओशन में समा जाता है। विस्फोट के समय एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइज फ्रीक्वेंसी पर संक्षिप्त रूप से उठाया गया था, जिसे मैं आपको अभी सुनाता हूं।
India 1827. India 1827. कंट्रोलर माइकल क्विन इस आपदा के बाद कई वर्षों तक इस डिस्टर्बिंग नॉइज से अनिश्चित रहा कि यह नॉइज असल में क्या था। रडार स्क्रीन से गायब, प्लेन से कांटेक्ट करने की कंट्रोलर ने कोशिश किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्लेन पहले ही ब्लास्ट हो चुका था। कंट्रोलर रेडियो पर आता है और सहायता के लिए अन्य विमानों से संपर्क करता है। Looking for any of India. He should be just ahead of you at flight level 310. No, we've been looking and I've been calling on guard and he has answered that we don't see him. उस क्षेत्र में एक और विमान मौजूद था, पर उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वह वापस घूमकर लापता प्लेन को खोजे। अब विमान के लापता होने की खबर आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। जहां पर यह दुर्घटना हुआ था, उससे कुछ ही दूरी पर समुद्री जहाज मौजूद था। इसी शिप ने कुछ समय बाद विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की। उन्हें पानी में चारों तरफ मौजूद प्लेन का मलबा, यात्रियों का शव और बच्चों का खिलौना दिखाई दे रहा था। अधिकांश पैसेंजर्स को विस्फोट के कारण काफी गंभीर चोटें आईं। साथ ही उनकी खोपड़ी और शरीर के अन्य हिस्सों की कई हड्डियां टूट गईं। यह माना जाता है कि अधिकांश यात्री प्लेन में विस्फोट होने के बाद पानी में गिरने से पहले ही मर गए थे। जहाज पर मौजूद एक नाविक ने इस भयानक दृश्य का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और पानी के ऊपर कटे पिटे अंग तैर रहे थे। यह घटना इतना भयावह था कि एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में सवार 329 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सका। लोग इस संभावना को एक साथ जोड़ने में सक्षम थे कि एयर इंडिया दुर्घटना और नरीता हवाई अड्डे पर बमबारी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालांकि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स इसे तुरंत साबित करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अनुमान था कि उन्हें जिस साक्ष्य की आवश्यकता थी, यानी कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स, वह अब समुद्र के नीचे मौजूद था। शवों को आयरलैंड के दक्षिण में कॉर्क शहर में लाया गया, जिसके बाद शवों को देखने के लिए रिश्तेदार जल्द ही पहुंचने लगे। अधिकांश शव कभी भी बरामद नहीं किए जा सका। प्लेन में सवार 329 लोगों में से सिर्फ 131 लोगों की लाशों को ही खोजा जा सका। हालांकि बम का कोई टुकड़ा अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और बचाव अभियान के तहत मलबे के कई टुकड़ों को सतह पर लाया गया। फ्लाइट रिकॉर्डर मिलने के बाद जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जो निर्णायक रूप से एक बम विस्फोट की ओर इशारा कर रहे थे जिस समय प्लेन में ब्लास्ट हुआ। ठीक उसी समय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग दोनों बिल्कुल एक ही समय कट गईं। तो चलिए अब इस भयावह आपदा के बाद उसके परिणामों पर आते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर उन अपराधियों का क्या हुआ? क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सका या नहीं? सारी चीजें जानने के बाद भी कनाडाई अधिकारियों ने इस अपराध को रोकने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया। इस नुकसान को कनाडाई त्रासदी के रूप में नहीं देखा गया था, बल्कि भारत की एक त्रासदी के रूप में देखा गया, जबकि इस जहाज पर अधिकांश लोग कनाडाई थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आज तक की सबसे बड़ी कनाडाई लोगों की सामूहिक हत्या है। कुछ लोग इसे कनाडा का 9/11 भी कहते हैं। आइए एक एक करके इन आतंकवादियों के बारे में जानते हैं कि इनका क्या हुआ। तलविंदर सिंह परमार से शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड और संस्थापक था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने वैंकूवर में मौजूद तलविंदर सिंह के घर पर छापा मारा, लेकिन उन्हें उसके घर से एयर इंडिया में हुए बमबारी के संबंध में ज्यादा सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सका। तलविंदर सिंह 1992 में भारत लौट आया। भारत लौटने के कुछ समय बाद पंजाब में हुए पुलिस के साथ मुठभेड़ में तलविंदर सिंह परमार की मौत हो गई, जिसने बम बनाया था, यानी कि इंद्रजीत सिंह रैयत। वह यूनाइटेड किंगडम चला गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस बम ब्लास्ट के लिए दोषी भी ठहराया गया, जिसके बाद उसे यूनाइटेड किंगडम से वापस कनाडा भेज दिया गया और 1991 में टोक्यो में हुए बम विस्फोट के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पर इस समय तक उसे एयर इंडिया के प्लेन में हुए ब्लास्ट के लिए गुनहगार साबित नहीं किया जा सका था। लेकिन 2001 में एयर इंडिया में बम ब्लास्ट के संबंध में उस पर फिर से आरोप लगा।
जिसके कारण उसे फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जहां वे 2016 तक यानी कि 15 साल तक जेल में रहा। इस मामले के होने के 30 साल बाद भी इंद्रजीत सिंह को अपने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं था। उसके कई सहयोगियों पर भी बमबारी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें कुछ समय बाद ही सन 2005 में बरी कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने एल सिंह और एम सिंह के नाम से एयरपोर्ट पर बैग पहुंचाया था, उन्हें कभी भी पहचाना नहीं जा सका। एयर इंडिया बम विस्फोट अभी भी कई लोगों के लिए एक संवेदनशील विषय है, चाहे वे कनाडा के लोग हों या भारत के लोग हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ एक और वीडियो है कि कैसे एयर इंडिया का यह विमान सही समय पर नहीं रुकने के कारण खाई में गिर गया। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।